डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। उसमें 2 खंडों को पढ़ चुके हैं हम लोग। आज तीसरा खंड है और तीसरे खंड में हम लोग देखेंगे कि जितनी प्रकार की फसलें हैं उसका भौगोलिक परिवेश क्या है, उसका ज्योग्राफिकल फिनोमेना क्या है जिसमें वो पौधे या वो खाद्यान्न जो है वो पैदा होता है। लेकिन उसके पहले 2 टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को हम स्पष्ट करना चाहते हैं और वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। उसमें पहला है शस्य गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये क्या है? तो सिंपल सा चीज है कि एक वर्ष में एक खेत में बोई गई फसलों की संख्या, ठीक है, फसलों की संख्या। इसका एक सूत्र है निकालने के लिए कि अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमको निकालना है तो क्या करेंगे। तो वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र यानी क्रॉपिंग एरिया बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी टोटल फर्टाइल एरिया गुने 100। और इसके आधार पर वर्तमान समय में हमारे देश में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 138.9%, 138.9% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो क्या है शस्य गहनता, क्या इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि एक वर्ष में एक खेत में कितना जो है वो पौधा बोया जाता है, कितना लगाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो एक वर्ष में एक खेत का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि एक व्यक्ति के कब्जे में जो खेत है उसकी बात की जा रही है। लेकिन वास्तव में तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो हम देश का शस्य गहनता निकालेंगे तो उसमें सभी व्यक्ति शामिल हो जाएंगे। तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि जो देश में खेती है उस देश के खेती में जो है वो कितना फसल एक वर्ष में पैदा होता है, वही शस्य गहनता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप गौर से देखिए तो हमारे देश में जो खेती है उसमें किसी खेती में पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही फसल होता है। कुछ खेतियां ऐसे हैं जिसमें एक वर्ष में 2 फसल होता है और कुछ खेती ऐसा है, मतलब जमीन ऐसा है कि एक वर्ष में 3 फसल होता है। तो देश एक ही है लेकिन वहां मौजूद भूमि में सारे भूमियों में 3 तरह के एक साल में खेती होती है। कुछ भूमियां ऐसी हैं कि एक साल में एक ही बार पैदा होगा उसमें, कुछ भूमियां ऐसी हैं कि एक साल में 2 फसल पैदा होगा, कुछ भूमियां ऐसी हैं कि उसमें एक साल में 3 फसल पैदा होगा। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब खेती करने का क्षमता, शस्य गहनता क्या है कि मिट्टी के उपजाऊ की क्षमता को नापना कि उस जमीन में उत्पादन करने की कितनी क्षमता है। तो यदि सभी में एक ही फसल होता तो कोई दिक्कत नहीं, सभी में 2 ही होता तो आराम से नपा जाता। लेकिन यहाँ 3 तरीके से की भूमियां हैं, कोई एक फसली है, कोई द्विफसली है, कोई त्रिफसली। तो टोटल इंटेंसिटी हमारे जमीन की कितनी हुई है निकालना पड़ता है। तो उसमें ऐसे निकालते हैं कि कृषि क्षेत्र कितना एरिया है।
तो हमारे यहाँ 32,87,263 है, तो उसमें 14,00,000 समथिंग जो है उसमें खेती होती है। बात समझ में आ रही है? यस। तो वो 14 लाख ऊपर में लिखा जाएगा। क्लियर? अब देखो, तो 14 लाख ऊपर में लिखा जाएगा। अब उसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तो 14 लाख में से मान लिया जाए 6 लाख ऐसा है जिसमें एक ही फसल पैदा हुआ, बाकी 6 लाख ऐसा है जिसमें 2 फसल पैदा हुआ। तो बोया गया क्षेत्र में यहां क्या हो जाएगा? 6 लाख प्लस 12 लाख। बात समझ में आ रही है? और बाकी का जो बचा 4 लाख, उसमें 3 फसल हो गया, तो 4 तिहाई 12, यानी एक वर्ष में शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपके पास 14 लाख नहीं है, 24 लाख। नहीं बात समझ में आ रही है? नहीं समझ, बोलिए प्लीज सर। तो तीनों का एवरेज निकालेंगे ना सर, उससे ना डिवाइड देंगे? नहीं तीनों का एवरेज नहीं, एवरेज कैसे? बोया गया क्षेत्र का मतलब कि एक जमीन में आप कितना फसल बोए। आप इसको ऐसे समझिए, हम समझ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे यहाँ हम इसको क्लियर कर रहे हैं, इस चीज को। ठीक है? तो मान लिया 14 लाख है, तो 14 लाख में 3 कैटेगरीज है ना? हाँ यस सर। ठीक है? एक कैटेगरी है एक फसलीय, नहीं समझ में आया एकदम पूछिए। ठीक है? दूसरा है द्विफसलीय। ठीक है गौरव जी? और तीसरा है त्रिफसलीय। अब देखिए, इसमें आप मान लीजिए कि 6 लाख है भूमि, इसमें मान लिया कि 6 लाख है, बाकी 2 लाख है। इसमें तो एक ही फसल हो रहा है ना, पूरे वर्ष में एक फसली है, तो 6 लाख हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 हो रहा है, तब 12 लाख बने। हम लोग को क्या हुआ? बोया गया क्षेत्र, क्रॉपिंग एरियाज, तो खेतवा एक ही है लेकिन बोया गया 2 बार। क्लियर? हाँ। तो 12 लाख अब आपको समझ में आया, तब 12 लाख हो गया। इसको बोया गया कितना? 3 बार, तो ये हो गया 6 लाख। बात समझ में आई? तो आप जोड़ दीजिए, 24 लाख हुआ कि नहीं? तो है हमारे पास 14 लाख भूमि, तो ये 14 लाख ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 24 लाख। 24 लाख, तो 24 लाख नीचे लिखा जाएगा, भूले 100। ठीक है? ये आपको मैथमेटिक्स समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। एग्जैक्ट डेटा ये नहीं है। एग्जैक्ट डेटा कृषि मंत्रालय अपना बनाता है, तो उसमें A to Z सही डेटा डालता है, और उसके डालने के बाद जो है 138.9% शस्य गहनता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि शस्य गहनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं? तो बहुत टफ है ये, इसको याद रखिएगा। 1, 3 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अभी वर्तमान समय में हमारे देश की शस्य गहनता कितनी है? 138.9%। कोई कंफ्यूजन? अब आइए, दूसरी टर्मिनोलॉजी हम लोग को जाननी है, और वो टर्मिनोलॉजी है फसल चक्र। क्या चीज? फसल चक्र। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉप साइकिल। ये क्या है साहब? तो निश्चित क्षेत्र में क्षेत्र निश्चित होगा, उसके बाद निश्चित अवधि में अवधि भी निश्चित होगा, फसलों को क्रम से उगाना, फसलों को
क्रम से उगाना, किस लिए? उर्वरा शक्ति बचाने। बरकरार रखने के लिए। हाँ, जैसे इस परिभाषा के अनुसार, जैसे में हम लोग अगर कहें तो कम गहरी जड़ वाली फसल के बाद अधिक गहरी जड़ वाली फसल बोने से। एक तो ये हो गया। दूसरा, अरहर के बाद गेहूं। अरहर बोया तो उसके बाद क्या बो देंगे? गेहूं। इसी तरह से दलहन के बाद गैर दलहन। इससे क्या होता है, इस जैसे से, कि हमको कम खाद और कम पानी की आवश्यकता होती है। एक सीक्वेंस से करेंगे तब सर। हाँ, जिससे क्या होता है कि भूमि हमेशा उर्वर बनी रहती है। तो पहला हम लोगों ने शस्य गहनता देखा था, अब फिर फसल चक्र, क्रॉप साइकिल। देखिए, ये सब चीज किसान नहीं जानते हैं, जिसके कारण से मैनेज वे में कृषि नहीं कर पाते और उसका दुष्परिणाम खुद उनको भोगना पड़ता है। इसलिए ये सब चीज सिर्फ एक सिविल सर्विस के आप एस्पायरेंट्स हैं तो एग्जामिनेशंस पास करने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने से एग्जामिनेशन तो पास कर ही जाएंगे आप, लेकिन सबसे बड़ा लाभ समाज को आप ये देंगे कि कहीं भी प्रशासनिक पद पर आप रहेंगे और कृषि से जुड़ी हुई समस्या आएगा तो आपके पास एक बेसिक जानकारी रहेगी। आप किसानों को बता सकते हैं, कोई मीटिंग होगा तो उसमें अपनी बातें रख सकते हैं। तो सिलेबस आपका इस ढंग से सेट किया गया है कि आप बहुपक्षीय व्यक्तित्व के मालिक हों। तो इस कंटेक्स्ट में अपने स्टडी को देखिए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट जगेगा। तो फसल चक्र या क्रॉप साइकिल है क्या एक्चुअली? तो 4 बातें आपको याद रखनी है। कितनी बातें? 4। ज्यादा बात नहीं, सिंपल सिंपल में पढ़िए ताकि हमेशा याद रहे। पहला कि ये पूरा का पूरा फसल चक्र जो लागू होगा वो इंडिविजुअल एक फार्मर पर, ठीक है? हर किसान जो व्यक्तिगत रूप से अपना खेती करता है उस पर यह लागू होगा, चाहे उसके पास जितनी जमीन हो। तो इसीलिए जिस जमीन पर, यानी निश्चित जमीन शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी वो 1 कट्ठा भी हो सकता है और 1 हेक्टेयर भी हो सकता है, यानी 27 कट्ठा भी हो सकता है। वो वहां की भू संरचना पर डिपेंड है। तो वो आप एक फिक्स क्यों कि उसमें जो आप क्रॉप एक तरह का लगा रहे हैं, तो एक तरह का क्रॉप्स आप एक खेत में लगाते हैं तो उसी को निश्चित क्षेत्र कहा जा रहा है। वो निश्चित क्षेत्र 1 कट्ठे का भी हो सकता है, 1 हेक्टेयर का भी हो सकता है, 2 हेक्टेयर का भी हो सकता है। यस सर। मतलब एक प्रकार का फसल जितने खेती में आप लगा रहे हैं वो यहाँ निश्चित क्षेत्र हो। उसके बाद निश्चित अवधि, उस फसल को आप निश्चित अवधि के लिए लगाइएगा।
बहुत सारा 3 महीने की अवधि वाला फसल है, कुछ फसल ऐसा है जो 1 वर्ष का भी है, जैसे गन्ना। तो 3 महीने वाले के लिए निश्चित अवधि 3 महीना होगा, 1 वर्ष के लिए निश्चित अवधि 1 वर्ष होगा। 6 महीना वाला। अब चाहे जो आप किए, तो उसमें कहता है कि फसलों को क्रम से उगाना। क्रम का मतलब एक के बाद वही फसल नहीं, फिर दूसरा फसल पैदा किया। यानी कहने का मतलब है कि निश्चित खेत में एक निश्चित अवधि के बाद जो पूर्व में फसल आप बोए हैं उसको बो करके नहीं, बल्कि उसके स्थान पर दूसरा फसल बोते हैं। क्यों बोते हैं? कि इसके कारण से भूमि की उर्वरता बनी रहती है। तो ये 4 चीजें जब मिल जाती हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल चक्र, क्रॉप साइकिल। फिर से समझिए, एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए जब फसल को बदल बदल करके बोया जाता है ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, तो हम इसको फसल चक्र बोलते हैं, क्रॉप साइकिल के नाम से जानते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में दे देंगे तो आपको फौरन समझ में आएगा कि भाई कौन फसल बोए हम, उसका भी नियम है। तो जैसे में अगर कम गहरी जड़ वाली फसल हम बोए हैं पहले समय में, तो दूसरे समय में अधिक गहरी जड़ वाली फसल बोए। इससे क्या होगा कि कम गहरी जड़ वाली फसल जो आपने बोया तो वो जमीन से जल और मिनरल से खनिज ऊपरी वाली सतह से सोखा, यानी ऊपर वाला सतह आपका उस फसल के कारण जो है वो जल की कमी हो गई और मिनरल्स की कमी हो गई उसमें। अब फिर अगर उसमें उसी तरह का फसल आप बो देते हैं तो फिर और जल सोख लेगा और मिनरल सोख लेगा, वो उसको रेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप उसके जगह पर अधिक गहरी जड़ वाली फसल बो देते हैं तो नीचे में अभी मिनरल्स उपलब्ध है, जल उपलब्ध है, तो उससे सूखेगा, ऊपर वाला लेयर जो है रेस्ट करेगा, तो वो अपने आप को मेंटेन कर लेगा उतने 3 महीने में या 6 महीने में या साल भर में जो करेगा, और फिर से वो जो है वो पूर्व की तरह भूमि हो जाएगी या जमीन हो जाएगी। तो इस तरीके से कम गहरी जड़ें वाली और गहरी जड़ें वाली पौधों को अल्टरनेट कर करके बारंबार अलग अलग समयों में रोप कर करके आप फसल चक्र का अनुपालन कर रहे। इसके दूसरा एग्जाम्पल कि अगर हम अरहर लगाएं, राहड़ जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद गेहूं लगाइए, क्योंकि ये अधिक जल खींचता है, इसको कम गेहूं की जल की जरूरत है। तो उससे फिर इसके बाद दलहनी फसल है ये, तो उसके वजह से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कर देगा। इसी तरीके से दलहनी पौधा अगर आप लगाए हैं तो सेकंड बार जो लगाइएगा वो गैर दलहनी लगाइए ताकि उसको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिले। तो ये सब चीज आप काम करते हैं तो फायदा क्या होता है? आप आखिर भूमि उर्वर कैसे हो जाती है? तो ऐसा करने से नेचुरल तरीके से उसमें खाद पैदा हो जाता है, प्राकृतिक रूप से। इसलिए कम खाद चाहिए उसको, और जल की कम हानि होती है, इसलिए कम पानी चाहिए। अगर खेत में अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं तो एक नए प्रकार का संकट पैदा हो जाएगा। क्या कि ऊपर में जो है वो नमक का परत बनता हुआ चला जाएगा खेत में, और उससे खेत ऊसर हो जाएगी, अनुर्वर हो जाएगी। तो इसलिए कम जल का प्रयोग करते हैं तो खेत को अनुर्वरता से बचाते हैं। तो फसल चक्र के इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी भूमि हमेशा फर्टाइल, उर्वर बनी रहती है। तो ये 2 चीजें टर्मिनोलॉजी के रूप में थी, शस्य गहनता और फसल चक्र। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि जितने प्रकार के फसल पैदा होते हैं तो वो सब ग्रेसमी कुल के हैं। जो खाद्यान्न जो भी पैदा होता है वो किस कुल का है? ग्रेसमी कुल। ग्रेसमी कुल में घास आता है, जो घास आप देखते हैं ना, झाड़ी, वही आता है। तो पौधे भी हमारे घास के झाड़ी हैं।
इसीलिए उसको ग्रेसमी कुल का पौधा जो है हम लोग कहते हैं। जंगल झाड़ सर। हाँ, क्लियर। अब बारी बारी से देखते हैं जो जो फसल है उसमें सबसे पहला, हाँ एक और है वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, छोटा जैसा टॉपिक है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप देख लीजिए। हम लोग फसलों का वर्गीकरण जो है भारत में निम्न 3 रूपों में करते हैं। कितने रूपों में? 3 रूपों में। उसमें सबसे पहला जो नामकरण दिया गया है वो है रब्बी की फसल। रब्बी की इसका जो समय है कि अक्टूबर नवंबर से लेकर के अप्रैल मई के बीच। अभी का तो अक्टूबर नवंबर के इसमें क्या होता है? बुआई होता है अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और इसमें क्या होता है? कटाई होता है। इसमें जो मुख्य फसल है ये ऑब्जेक्टिवली काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें आता है गेहूं, जौ, उसके बाद चना, उसके बाद मटर, उसके बाद सरसों और उसके बाद राई। ये सब रबी की फसल है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो फसल है वह है खरीफ की फसल। इसका जो समय है वो जून जुलाई में ये बुआई होता है और सितंबर अक्टूबर में कटाई हो। तो ये बुआई का समय है और ये कटाई का समय। इसमें मुख्य फसल जो होगा उसमें चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, उसके बाद जूट, मूंगफली, उसके बाद कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द और लोबिया।
खरीफ के बाद एक तीसरा कैटेगरीज है जिसको हम लोग बोलते हैं जायद की फसल। क्या बोलते हैं? जायद की फसल। ये जो है मार्च में इसकी बुआई होती है और जून में इसकी कटाई होती है। ये बुआई का समय है और ये कटाई का समय। इसमें जो मुख्य फसल है उसमें सब्जियां आती हैं, उसके बाद तरबूज, खरबूज, और खीरा, करेला, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो ध्यान देने वाला है कि मूंग, उड़द और कुल्थी इसमें भी होता है। मूंग, उड़द और कुल्थी। कुल्थी में सर? हाँ, दाल है। हाँ, कुल्थी का दाल सर। तो ये खरीफ में भी होता है और जायद में भी होता है। तो ये ऑब्जेक्टिवली छोटे मोटे एग्जाम जो आप देते हैं ना उसमें ये चीज बहुत पूछता है। और अगर इसको टफ करना होगा इस चीज को तो मैचिंग कर देगा। या ये वाला जो सेक्शन है ना, ये जो देख रहे हैं इसको हाईलाइट करके पूछ देगा। खरीफ फसल कंपेयर कर दो। हाँ, कंपेयर करके तो वहाँ पर टफ हो जाता है। तो हमने तो चाहा था कि पूरा जो फसल है उसको खत्म कर दे, लेकिन नहीं लगता है आप और आपको ऑब्जेक्टिवली करवाना है क्लास, तो उसमें फिर 1 घंटा और लग जाएगा और ज़्यादा हमारी ठीक नहीं है। तो एक छोटा ही क्लास है, कम ही समय का है, लेकिन आप 3 ही टॉपिक रखिए कि आपको आज समझना क्या था। तो शस्य गहनता, फसल चक्र और क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रॉप्स। अब कल के क्लास में हम लोग आएंगे छात्रों, तो हर क्रॉप्स का अलग अलग ज्योग्राफिकल फिनोमिना जो भौगोलिक परिदृश्य है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।